रैली के साथ वेलकम करते हैं। जी हाँ, नो बिस्मिल्लाह। राजा तारिक साहब, राजा फरहाद साहब, तमाम टीम को वेलकम। मैं अपने भाई राजा तारिक साहब और सलमान, उनको यहाँ पंडाल में वेलकम करता हूँ। सलमान पारिस की पूरी नुमाइंदगी है यहाँ पे, आपको सलाम पेश करता हूँ। बराए मेहरबानी चेयर खाली कर दें, ये लेडीज के लिए है। लेडीज का एहतराम हम सब पे फर्ज है। और सलीम साहब से गुजारिश है कि पंडाल में सलमान पारस वाली रैली को झंडे फराहम करें, झंडे पहुंचाएं पंडाल में। नासर भाई कंटेनर पीछे लेके जाएं। नासर भाई किधर है आप? ये सारे दोस्त जो स्क्रीन के पीछे है, मेहरबानी करें पंडाल में आ जाएं। आप क्या समझते हैं कि इस जलसे में कितने लोग शामिल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जेलम की आवाम, पूरी खुर्दला की आवाम, मेन की तमाम आवाम, आज 2 लाख आदमी जो इफा साहब ने कहा था, इंशाल्लाह 5 लाख आदमी कीनत सावा से और पीडी खान से जेलम से पीडी जाएगा, तो इफाज के साथ और इमरान खान के साथ। ये मेरे साथ जी तनवीर साहब खड़े हैं और ये हमारे पुराने PDI के हैं और मेरा नाम जुम्मा खान बलोच है। मैं इस तहसील का पुराना PDI का हूँ और सीनियर रहनुमा हूँ और पंजाब मुझे जानता है, पाकिस्तान मुझे जानता है। हमारा तन मन हमारे बच्चे हम सब इमरान खान से कुर्बान करेंगे। इसलिए ये हल्का कोई इफाज साहब ना ये किसी से भले आदमी का नहीं है। जो लोग बातें कर रहे हैं नहर के बारे में, नहर पासपोर्ट तकियाती काम जो इफाज साहब ने करवाए हैं, आज तक और किसी नहीं कराए। बकाया बातें तनवीर साहब करेंगे। खुदा हाफिज़।
जो ग्राउंड है आपके सामने है, अभी तो शुरू नहीं हुआ, अभी स्टार्ट है। तो आप हमारे बनाए हर तरफ तो रही बात, इमरान खान हमारे लिए गोलियां खा सकता है, तो हम इमरान खान के लिए सब कुछ खा सकते हैं और सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार खड़े हैं। और इंशाअल्लाह जो रावलपिंडी की तरफ से बात जा रहा है, इसमें भरपूर तरीके से करेंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे। यही बात जो धड़ेबंदी की वो होती रहती है, हर पार्टी में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो रिफात की क़यादत में हम सब मुत्तहिद हैं और एक है, और अल्लाह के हुक्म से पूरा हल्का जो है रिफात साहब जाएगा। इमरान खान पाकिस्तान इमरान खान के दबाव उतरेगा कर टीवी चैनल लाइव गए हैं, ये टीवी चैनल लाइव गए, इसके बाद जो है ना पश्तो ट्रैक के बाद मेरा सीना ठोक के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, छोड़ तेरे इलाके तेरे गुलगुल लुटना चाहते हैं, घर की तरफ शक्कर पानी ऐरा में दिखाना चाहते हैं। ये चोर रुपए हम ना मंसूर को लारे लपे ना मंसूर बेचने का के में सब बैठ के मिलकर करते ये कहते हैं चोरी को दूर से हुकूमत बना ली, चोरों ने मिलकर खेल का मौका आगे ये दौलत से ज्यादा ये चीजें गिरा हो गए इकट्ठे ये सारे निकट कप्तान तरह अकेला लड़ा तो कप्तान मेरा अकेला लड़ा जो तू करके करूँ निशावर कौमी। और मैं अर्ज कर रहा हूं, लाहौर से लेकर चेहरत तक, कस्बा कस्बा, शहर शहर, गांव गांव आजादी मार्च का ये काफिला अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मैंने लोगों की सियासी नब्ज पर हाथ रखकर देखा है कि सियासी बुखार कितना है। मुझे लगता है कि कौम के तेवर बदल चुके हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अवाम ने फैसला कर लिया है। मुझे लगता है जीटी रोड ने एक नई तारीख, एक नए सियासी फैसले का इरादा एक जमाने में यहां इन इलाकों में पीपल्स पार्टी का बड़ा उरूज हुआ करता था। आज दिखाई दे रही है पीपल्स पार्टी जेल में। क्या हो गई है? क्या हो गई है? दफन हो गई है। क्यों? इसलिए कि जो उनका नजरिया था वो जर की नजर हो गया, वो जरदारी की दबोच में आ गया और लोगों ने अपना फैसला बदल लिया। फिर जीटी रोड पर राज किया अरसा दराज मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन आज भाई एक सेकेंड, ये दोस्त जेल में कुछ कहना चाह रहे थे, मैं सुनना चाहता हूं। फिर जीटी रोड पे राज किया नून ने, इजाजत दोगे? अब उनका राज मजीद चलने की इजाजत दोगे? इमरान खान ने कहा जाओ ताकि जेल वालों से पूछो कि जेल वालों का इरादा क्या है। मैं आज बेसियत एडवांस पार्टी जेल के लोगों से पूछने आया हूं कि जेल वालों तुमने फैसला कर लिया है? इमरान खान के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया है? साथ दोगे? किसका साथ दोगे? इमरान कहता है मेरा निशान बल्ला है, बल्ला थामोगे?
मोहर लगाओगे, धब्बे लगाओगे, किस निशान पर लगाओगे? तो जनाब अल्लाह को गवाह बनाकर बता दो, ऊपर अल्लाह नीचे, ऊपर अल्लाह और नीचे। अच्छा, खान साहब कह रहे हैं मैं बड़े गौर से जेहलम के लोगों का चेहरा भी देख रहा हूं और जज्बा भी देख रहा हूं, और वो कहते हैं अभी इनसे कुछ सवाल कर लो ताकि जब मैं आऊं तो मुझे एहसास हो, मुझे इल्म हो कि जेहलम के लोगों की सोच क्या है। जेहलम के मैं हूँ खलनायक। मैं जेहलम की अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी हिम्मत का सबूत दिया है। ख्याल था, लोगों को ये खौफ था कि वजीराबाद के कातलाना हमले के बाद लोग बाहर नहीं निकलेंगे। बीबी एक मिनट सुन ले बात, सुन ले। ख्याल कर रहे थे कि वजीराबाद के बाद जेहलम के लोग डर जाएंगे, सहम जाएंगे। क्या जेहलम डरा हुआ है, सहमा हुआ है, खौफ में है? नहीं है। अगर जेहलम की बेटियां खौफ में मुब्तला नहीं है तो जेहलम के बेटे खौफ में क्यों मुब्तला होंगे? तो कहना मानो, खान साहब तशरीफ ले आए हैं, इस्तकबाल करो। इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? ओ चाचू जी सुना गाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी मार्च जो पिंडी की तरफ चल रही है, आज मैं सरगोदा में भी लोग अपने देख रहा हूँ और माशाल्लाह अच्छी तादाद में लोग भरपूर तरीके से इसमें शिरकत कर रहे हैं। शुक्रिया। जेहलम में मैं देख रहा हूँ अपनी हमारी मार्च शाह महमूद कुरैशी उसको लेके आ रहे हैं, लाला जी। और फिर मैदान के अंदर तो मैदान भी आज हमारे लोग मोबिलाइज्ड है और आवाम पिंडी की तरफ मार्च को लेके आ रही है। बिस्मिल्लाह। तो मैं सबसे पहले सारी अपनी कौम को, आप सबको बताना चाहता हूं कि ये मार्च क्यों है, ये हकीकी आजादी की मार्च हम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले कि हम ये मार्च इसलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क के ऊपर जो चोर मुसल्लत किए हुए हैं, जिनको एक साजिश के तहत हमारे ऊपर बैठाया गया है, जो 60% से ज्यादा जो हमारी कैबिनेट है वो जमानत पे है, और जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है उसको और उसके बेटे को सजा होने वाली थी FIA के केस में, 16 अरब रुपए के मकसूद चपरासी वाले केस में, और फिर 8 अरब का नैब के अंदर TT का केस था, और फिर इन्होंने आते साथ ही अपने आप को NRO दे दिए। यानी 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस इन्होंने असेंबली में बैठ के कानून पास किया, अमेंडमेंट की नैब के अंदर, कि हर अमेंडमेंट में इनका कोई ना कोई बड़ा डाकू उसके ऊपर से केस खत्म हो रहे थे। तो सबसे पहले तो ये कि हम इसलिए जा रहे हैं इस्लामाबाद में, ये हमारा हक है पुरअमन एहतजाज का एक जमहूरियत के अंदर, कि हम एहतजाज करें कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम अमर बिल मारूफ पे खड़े हैं, जो कि अल्लाह का हुक्म है हमें, कि हम ये जब इस तरह के चोर हमारे मुल्क के ऊपर बैठ गए हैं
तो हम इसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं और मार्च कर रहे हैं, और सिर्फ एक ये बताने की सारी अवाम को, अपने कौम को हम ये बता रहे हैं कि हम इस तरह के जुल्म और नाइंसाफी को नहीं तस्लीम करते। तो इसके अंदर जो हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में लोगों को समझाएं कि कानून की हुक्मरानी क्या होती है। जब चोर इस ऊपर आके बैठ जाते हैं और अपने आप को एनआरओ दे देते हैं, तो इसका मतलब ये कि यह कानून की हुक्मरानी नहीं है, यह जंगल का कानून है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो इंसाफ की तहरीक 26 साल पहले शुरू हुई थी, उसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि ना पाकिस्तान में जमहूरियत हकीकी आ सकती है, ना हकीकी आजादी आ सकती है, क्योंकि हकीकी जमहूरियत इंसान को आजाद करती है। वो आ ही नहीं सकती जब तक रूल ऑफ लॉ ना हो, कानून की हुक्मरानी ना हो, इंसाफ ना हो। और फिर खुशहाली नहीं ला सकती पाकिस्तान में किसी भी दुनिया के मुल्क में जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, इंसाफ ना हो। और सारी दुनिया में मैंने आपको बताया भी था कि जितने भी मुल्क सारे खुशहाल हैं, वो सारे मुल्कों में 90% से ज्यादा रूल ऑफ लॉ है, यानी कानून की हुक्मरानी है। और जो सारे गरीब मुल्क हैं, उनके अंदर 10% से भी कम कानून की हुक्मरानी है। नाइजीरिया जो तेल के जखीरे पे बैठा है, गरीब तरीन मुल्क है, क्योंकि वहां जंगल का कानून है, वहां करप्शन है। जब कानून नहीं होता, जब इंसाफ नहीं होता, तो करप्शन होती है, और करप्शन मुल्क का दिवालिया निकाल देती है। तो इसलिए जो अमीर मुल्क है, वो अमीर है इसलिए कि वहां इंसाफ है और वहां करप्शन नहीं है, बड़े पैमाने पे करप्शन नहीं है। उनके वजीर चोरी नहीं कर सकते, और अगर चोरी करे तो एनआरओ नहीं ले सकते, उनका प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। तो जब पैनामा का जो इंकशाफ हुआ था, तो जिधर जिधर बाहर के मगरबी जमहूरियत के अंदर जिन लोगों के नाम आए थे, वो सब या वो जेल में गए थे, या उनको इस्तीफा दिया था, या वो खत्म हो गए थे, कौम ने उनको मुस्तरद कर दिया था। तो हम अमर बिल मारूफ पे चल रहे हैं इन चोरों के खिलाफ। हम कानून की हुक्मरानी डिमांड कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ हो, कि ये ना हो कि सिर्फ छोटा चोर जेल में जाए और ये बड़े बड़े डाकू आके आज असेंबलियों में बैठे और अपने केसेस माफ करवाएं। दूसरी वजह, जब से ये आए हैं, इस मुल्क की माशी कत्ल हो चुका है। और ये मैं आप नहीं 6 महीने से कह रहा हूं कि अगर ये चोर ऊपर जो मुसल्लत किए गए हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि ये किसी मुल्क को बेहतर चला लेंगे, तो इनका 30 साल से मुल्क पे, हमारे मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही है। दोनों जमातें 30 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रही है। इनके 30 साल में मैं बार बार अपनी कौम को बताता हूं कि डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब में लिखा है कि जब से ये दो खानदान आए हैं 90 की दिहाई में, हिंदुस्तान भी हमारे से आगे निकल गया, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया। याद रखिए कि 90 से पहले पाकिस्तान माशी तौर पे, हर तौर पे बांग्लादेश से भी आगे था, हिंदुस्तान से भी आगे था। लेकिन इन दो खानदानों के आने के बाद ये अमीर होते गए और कौम मकरूज होती गई। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एक नई गवर्नमेंट आए, ताकि सियासी इस्तेकाम से हमारी माशरत में इस्तेकाम आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो माशी तौर पर स्टेबिलिटी होगी। और मैं फिर से आपको ये कह दूं कि कल मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान, जब हम आए थे मार्च में, तो पाकिस्तान का जो रिस्क है, यानी अपने कर्जों की किस्तें वापस करने में जो रिस्क थी या खतरा था, वो 5% था। कल वो 64.5% पर पहुंच गया था। और आज सुबह जो आज आप अखबार पढ़ें तो 75% पर पहुंच गया। यानी कि आज बाहर की दुनिया समझती है कि अगर वो पाकिस्तान को कर्जा दें तो 75% चांस है कि पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकेगा, डिफॉल्ट कर जाएगा। और ये इतना खतरनाक है क्योंकि जब ये दुनिया ये देखती है तो कोई बाहर की दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगी।
कोई भी कमर्शियल बैंक्स बनूंगी पाकिस्तान को कर्जा नहीं देंगे। और अंदर भी जब लोगों को ये खतरा हो कि पाकिस्तान डिफॉल्ट पे जाएगा, तो डिफॉल्ट का मतलब फिर मैं आज आप सबको बता दूं, उसका मतलब ये है कि अगर हम अपने कर्जों की किस्तें वापस नहीं करते तो बाहर से सारा डॉलर आने खत्म हो जाएंगे, और डॉलर जब कम हो जाएंगे, और जब वो कम होंगे तो डॉलर की कीमत ऊपर चली जाएगी, रुपया गिर जाएगा। और जब रुपया गिरेगा तो इस मुल्क में एक और तूफान महंगाई का आएगा। तेल, बिजली, पेट्रोल, जितनी चीजें बाहर से मंगवाते हैं वो सब महंगी हो जाएगी, हर चीज महंगी हो जाएगी। तो एक तो महंगाई आएगी और गुर्बत बढ़ेगी। दूसरा, अगर आज मैं सरमायाकारी करना चाहता हूं तो मैं सोचूंगा कि क्यों मैं अपना पैसा किसी कारखाने में लगाऊं जबकि मैं वो उसी पैसे का डॉलर खरीद लूं, क्योंकि रुपया तो नीचे जा रहा है और डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। इसलिए यह खतरा है, और इसलिए जरूरी यह है कि हम इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवा के पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें जिसमें हम बड़ी तेजी से खुपते जा रहे हैं। तो ये फिर से याद रख ले कि कल हमारा डिफॉल्ट की जो रिस्क थी वो थी 64.5%। फिर से कि जब हम आए थे, हम जब आखिर में थे, हमारी जब हुकूमत जाने लगी थी तो वो 5% थी। कल 64.5% पे थी और आज 75% पे है। और लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की माइशत डूबती जा रही है और वो उसमें इतनी ताकत है नहीं कि अपने कर्जों की किस्तें वापस कर सके। तो इसलिए भी इस मुल्क को निकालने के लिए एक ही रास्ता है, इलेक्शंस। और हमें पता है कि इलेक्शंस क्यों नहीं होंगे जल्दी, क्योंकि नवाज शरीफ खास तौर पे और जरदारी दोनों डरे हुए हैं कि अगर आज इलेक्शंस होंगे तो ये आ जाएंगे। तो इन्होंने जो बाय इलेक्शंस अभी हुए हैं तो 75% बाय इलेक्शन तो तहरीक इंसाफ जीत गई है। इसके बावजूद को इनको पूरी मदद थी इलेक्शन कमीशन की, इनको पूरी मदद थी स्टेट मशीनरी की, इनको मदद थी एस्टैब्लिशमेंट की, उसके बावजूद ये हार गए। तो आज ये डरे हुए हैं कि अब इलेक्शन में हम कैसे जाएं। लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि इन दो लोग और खास तौर पर नवाज शरीफ जो बाहर बैठा हुआ है, इतना अहम पोजीशन जो इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए है कि मुल्क का आर्मी चीफ, उसकी तैनाती, ये दो नाअहल हैं इस चीज के लिए, क्योंकि इनके मफादात पाकिस्तान के मफादात से नहीं मिलते। नवाज शरीफ तो बाहर बैठा हुआ है, पैसे बाहर हैं, बच्चों ने बरतानिया पासपोर्ट ले लिया है, इनके बड़े बड़े महलात हैं, इनकी बिजनेसेस बाहर हैं। तो इसका कितना है कि कितनी फिक्र होगी इसको पाकिस्तान की कि मैं इतने अहम ओहदे में मेरिट पे फैसला करूं। इसने मेरिट में जिंदगी में कभी फैसले नहीं किए, और लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये बड़ा अहम टाइम है पाकिस्तान में, इसमें फैसले मेरिट पे होने चाहिए और खास तौर पे आर्मी चीफ के। और मैं ये अब देख रहा हूं कि हुकूमत ने फैसला किया कोई आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए। मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा जिन्होंने लगना है, मैं तो इनकी बात कर रहा हूं जो लगाने वाले हैं। मैं तो इनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने आज तक साफ नीयत से इस मुल्क पे कोई काम किया ही नहीं है, जिन्होंने आज तक स्वाय के पैसा बनाओ कैसे, चोरी कैसे करो और फिर उसको बचाओ कैसे, एनआरओ कैसे लो, इनका सारा वो फोकस है। इनकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो इसी नजर से होती है कि इनको जाती फायदा कैसे हो सकता है। तो अगर ये फैसला कर रहे हैं और आर्मी एक्ट में चेंज लेके आ रहे हैं, मुझे खतरा ये है कि ये अपने आप को अपने मुफादात के लिए या ये समझते हैं कि हमें फायदा इसमें, उसमें ये इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने पंजाब पुलिस तबाह की, अब्बास खान आईजी की 1993 के अंदर। लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट है कि इन्होंने कैसे पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती किया। उनकी रिपोर्ट है कि इन्होंने कैसे मुजरिमों को पुलिस में भर्ती किया, ये 93 की रिपोर्ट है। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि जो भी अपॉइंटमेंट हो वो मेरिट के ऊपर हो और वो हो जो कि हमारे इदारे को मजबूत करे।
और उसके अलावा मैं एक और चीज पे आज बात करना चाहता हूँ। चले जाओ। कैंपेन मेरे खिलाफ जब से मैं हुकूमत से गया हूँ, हर थोड़ी देर के बाद कैंपेन आ जाती है। कैंपेन शुरू कैसे होती है? नून लीग और जियो और जंग ग्रुप मिलके ये कैंपेन बनाते हैं, उस कैंपेन को उठा के फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाते हैं। इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ आदमी जो चीफ इलेक्शन कमीशन, वो इनका खास आदमी है, वो उनके साथ मिलकर फिर हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग केस मसल बोले आता है और हमें मीडिया के अंदर पूरा बना कहा जाता है कि जी तबाह कर दिया इन्होंने, पकड़े गए, आप पार्टी को बैन कर दिया जाएगा फॉरेन फंडिंग केस के अंदर। और हम बार बार अपनी सारी सफाई पेश करते हैं, हम अपनी सारे जो फॉरेन फंडिंग के अंदर जो उन्होंने नाम लिया था उसके ऊपर जिन लोगों ने हमें पैसे दिए उनके नाम देते हैं, 40,000 के जो हमारे डोनर्स हैं उनके नाम देते हैं, और ये है 10 साल पुरानी चीजें, हम सारा रिकॉर्ड देते हैं। उसके बावजूद वो कोई ना कोई चीज उठाते हैं, FIA को हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, किसी तरह साबित करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कोई गलत काम किया। थोड़ी पहले प्रोपेगेंडा करते हैं, फिर कहते हैं कि जी फिर पता चल रही है फॉरेन फंडिंग तो थी नहीं, अब जी प्रोहिबिटिव फंडिंग आ गई, और उसके बाद वो केस अपने पास रख लेते हैं। तो पहले तो वो चलता रहता है और फिर ये तोशाखाना सामने आ जाता है, वही इलेक्शन कमिश्नर उसको उठा देता है। ये नहीं पता कि नैब के अंदर केस पड़े हुए हैं नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और असद जरदारी के। 4 गाड़ियां इन्होंने निकाली, 4 बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां तोशाखाना से निकाली, वो नैब में केस है। और कब है? 10 साल पुराना केस है और वो केस पड़ा हुआ है, इनको कोई नहीं पूछता। वो बिल्कुल गैर कानूनी है क्योंकि आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकते तोशाखाना से। मुझे भी एक गाड़ी मिली थी, आप निकाल ही नहीं सकते, और जो निकाल सकते हैं चीजें उसका रिकॉर्ड होता है, आप पैसे जो भी उसकी फॉर्मेलिटी होती है। अब इन्होंने तोशाखाना उठाया हुआ है, मेरे वकील ने इनकी सारी चीजें एक एक चीज का जवाब दिया। अब इन्होंने एक नया काम किया, कल इन्होंने वही जो कॉम्बिनेशन जियो नून लीग और उसके बाद इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा। यानी अगर आपने कोई गलत काम करना है तो उसमें भी कोई अकल होनी चाहिए, लेकिन ये इतने बेवकूफ है क्योंकि मुझे जुराइम पेशा लोग हैं, इन्होंने बैठ के जिस आदमी को लेके आए वो सोशल मीडिया में सारा बता दिया कि वो एक भागा हुआ है नॉर्वे से, उसके ऊपर कितने केसेस हैं, उससे पाकिस्तान की FIA ने उसके ऊपर केसेस थे, यहां मांगने की कोशिश की, यानी उसकी पूरी तारीख है। उस फ्रॉड को इन्होंने कहा कि जनाब पूरा एक प्रोग्राम किया कि उसने कहा इमरान खान की घड़ी पर इतनी महंगी बिके, और मैं इनकी अकल पे हैरान हूं कि वो सारा केस, वो जो रसीद है वो तो पड़ी हुई है तोशाखाना के अंदर, यानी कितनी घड़ी बिकी है वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है, और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन किया। तो मैंने फैसला किया है कि मैं अब पहले मैंने तो उसके ऊपर भी करनी थी, फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी इस इलेक्शन कमीशन ने मेरे पर डाला कि इमरान खान को पता होते हुए कि ये गलत फंडिंग है, उसके बावजूद इसने उसकी इजाजत दी। मैं तो उसके ऊपर भी, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैंने हर्जाना करना था, लेकिन मैं आज अफसोस से ये कहना मुझे पड़ता है कि हमारा जो इंसाफ का निजाम है उसमें मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लिहाजा इस बारी मैंने क्या किया, मैं ये जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूं। मैंने वकील से भी बात कर दी, मैं इसके ऊपर लंदन में केस करूंगा, और वो इसलिए करूंगा कि मैं वहां लंदन में हमारी रजिस्टर्ड चैरिटीज है जिसका मैं सरबराह हूं, नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम की, और क्योंकि इन्होंने ये वहां भी चलता है तो उधर मैं अब इनके ऊपर केस करूंगा कि ये जो मेरे ऊपर इन्होंने जो मेरी किरदार कुशी की है, अब ये वहां जवाब देंगे क्योंकि हम पैसे इकट्ठे करते हैं शौकत खानम के लिए और नमल के लिए, तो लिहाजा मैं लंदन में भी केस करूंगा। ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा, और इनके ऊपर, ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। और मैंने फैसला किया है कि अब हम इनको
इसलिए अदालत में लेके जाएंगे कि हम साबित करेंगे कि ये इनका जो तौर तरीका है, ये जो जियो ग्रुप है, ये इस मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा करता है। ये जो जियो ग्रुप है, इसका मकसद इस मुल्क के अंदर आजादी सहाफत नहीं है। ये इसको अपने मीडिया ग्रुप को इस्तेमाल करता है, ये एजेंडास के लिए इस्तेमाल करता है। ये जो इन्होंने आदमी को पकड़ा और जो दुबई में ये जो सारा दुबई से और ये जो प्रोग्राम किया है, अगर ये दयानतदारी से सहाफत करते तो इनको पता था कि ये फ्रॉड आदमी है। कभी एक आदमी, जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, उससे तुम 10 दफा सोचते हो कि उससे ही आप उसके नाम पे प्रोग्राम कर रहे हो। तो अगर आप ईमानदारी से सहाफत करते, आप कभी ऐसे गवाह को नहीं लेते। लेकिन इन्होंने उसको पूरी तरह, उस प्रोग्राम को ऐसे बनाया उस गवाह को कि जैसे वाकई ये सच है। तो इसलिए अब मुझे कम से कम बरतानिया की अदालत को तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने वहां एक केस लड़ा हुआ है और मुझे इतना भी पता है कि 2 हमारे लोगों के ऊपर जब उंगलियां उठाई गई और उसमें से एक हमारा जो वजीर था, उसने लंदन में जाके इंसाफ किया। तो मैं भी इंशाल्लाह उधर अब इनके ऊपर केसेस करूंगा, तीनों जगह के ऊपर। और मेरा जो आखिर में जो मेरी फिर से अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से बड़ी रिस्पेक्टफुली, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से फिर मैं अपील करता हूं कि 5वें दिन हो गया हमारे सेनेटर्स और हमारे पार्लियामेंटेरियंस कोशिश कर रहे हैं कि केस हमें इंसाफ मिले। और इंसाफ किसे मिले कि अगर पाकिस्तान का जो नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ, इसके लिए हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि जो भी हुआ पता चलाना चाहिए कि किसने धमकियां दी और उसको बाहर भिजवाया, क्यों इसकी जान खतरे में थी, ये कौन सा इतना बड़ा मुल्क से गद्दारी कर रहा था कि इसकी जान खतरे में और इसको मुल्क से बाहर जाना पड़े। और फिर किसने फिर इस कोशिश की दुबई से इनको वापस लाने की, तो उसको कीनिया जाना पड़ा। ये मैं चाहता हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर पूरी तरह तहकीकात करे, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं कि एक पाकिस्तान का नंबर 1 जर्नलिस्ट उसकी शहादत हुई है, ये सारे बाकी सहाफियों के लिए भी अगर सुप्रीम कोर्ट इनके साथ खड़ा होगा तो तभी वो सहाफी जो दयानतदारी से काम करते हैं, जो उनके जमीर की कोई कीमत नहीं होती, वो तभी इस मुल्क के अंदर सही माने में अपने आजादी सहाफत होगी और अपने हक और सच के लिए खड़े होंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो ये, और फिर से मैं आजम स्वाति का कहता हूं कि ये पाकिस्तान का सेनेटर है। एक मुल्क के सेनेटर से अगर ये होता है जो आजम स्वाति से हुआ, और ये नहीं कि जो उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और एक ट्वीट के ऊपर। और मैं ये देख रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज साहब ने ये कहा है कि ट्वीट के ऊपर आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि मुल्क में कोई बगावत करने जा रहा है। यानी उसने बड़ा अच्छा, मैं दाद देता हूं कि बड़ा अच्छा बयान दिया। तो उससे जो हुआ है एक मुल्क के सेनेटर से, और जिस तरह फिर वो जो उनकी वाइफ के साथ जो उनको वीडियो भेजी गई है, यानी इस तरह की चीज अगर हमारी सबसे बड़ा जो आखिरी जो लास्ट रिजॉर्ट वाला इंसाफ लेने वाली जगह सुप्रीम कोर्ट, अगर हमारे चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट इस तरह के आजम स्वाति जैसे आदमी को, एक सेनेटर को, एक नंबर 1 जर्नलिस्ट को, और फिर तीसरा मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का जो सरबराह है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसका मतलब तो इस मुल्क में किसी को तो और कोई चांस ही नहीं है इंसाफ मिलने की। आम आदमी तो कोई सोच भी नहीं कर सकता कि ताकतवर के सामने जब वो खड़ा होगा तो उसे इंसाफ मिलेगा। तो ये इस मुल्क के डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं, फैसला कौन वक्त है हमारे मुल्क का। और इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करें, इंसाफ देके। इंसाफ देंगे ही तो कौम आजाद होगी। जब मेरे पास हकूक होंगे तो वो मुझे आजाद करेगा। यहां के जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और मैंने अपनी आंखों से देखा है, बरतानिया के अंदर 50 साल पहले मैंने देखा मजदूर पाकिस्तान से गए काम करने के लिए, लेकिन क्योंकि वहां इंसाफ का निजाम है,
हकूक उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, क्योंकि वह लोग आजाद है। हमारे पाकिस्तानी वहां ज्यादा आजाद है, निचले तबके के लोग वहां ज्यादा आजाद है, क्योंकि प्रोटेक्शन है। देखते देखते कहां से कहां पहुंच जाते हैं वो खुशहाल हो जाते हैं, वो उनके बच्चे कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, क्योंकि जो माशरा है वो मौका देता है लोगों को ऊपर आने के लिए, क्योंकि वो इंसाफ देता है, वो लोगों के हकूक की हिफाजत करता है। तो पाकिस्तान में भी वो बात है कि हम इस मुल्क को अब एक आगे लेके जाए। यानी ये जो मुश्किल आज का दौर है और ये जो चोर ऊपर मुसल्लत है, इसमें से जो इस अंधेरी रात में से ये जो रोशनी अब ये है कि शायद हमारा इंसाफ का निजाम काम करना शुरू कर दे, शायद हमारा इंसाफ का निजाम कमजोरों को तहफ़्फ़ुज़ दे दे जब वो ताकतवर के सामने खड़े होते हैं। और यही मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, अजीम नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह जो इंसान को आजाद करता है, कि जब वो स्वाय अल्लाह के इंसान जब किसी के सामने नहीं झुकता, वो इंसान आजाद हो जाता है। और फिर जो कानून होते हैं उसी ला इलाहा इल्लल्लाह का जो फलसफा है, वो फिर इंसाफ और अदल और इंसाफ के कानून वो फिर इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं, आजाद कर देते हैं। तो अभी तक तो इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क में लोगों को, और इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए हम मकरूज हैं, इसलिए हम दुनिया में बाहर कर्जे मांगते फिरते हैं, इसलिए आज ये जो 75% पाकिस्तान की अब रिस्क फैक्टर बन गया है कि हम अपने कर्जे भी वापस कर सकते हैं। तो ये वजह ये नहीं है कि मुल्क में वसाइल की कमी है, वजह नहीं है कि हमारे लोग टैलेंटेड नहीं है, ये बाहर जाके बड़े बड़े काम करते हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी आजादी नहीं है, क्योंकि अदल और इंसाफ नहीं है। तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब सारी कौम आपकी तरफ देख रही है, और मैं और कौम को आज कहता हूं कि इंशाअल्लाह आप सब ने तैयारी करनी है पिंडी की, और मैं 1 या 2 दिनों के अंदर आपको बता दूंगा कि वो कौन सा दिन है जब हम सब पहुंचेंगे पिंडी, और इंशाअल्लाह फिर वहां जाके अगला अपना प्लान हम करेंगे। लेकिन जो भी हमारा प्लान होगा वो पुरअमन होगा, वो आइन के बीच में होगा, हम किसी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, हम सारी वो चीजें करेंगे जो कि हमारा आइन हमें इजाजत देता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम दोस्तों का आज आए यहाँ झेलम में, झेलम शहर के दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और अब इंशाल्लाह कल इसी वक्त जो है वो 3 बजे इंशाल्लाह दीना में मुलाकात होगी आपसे, और फिर हम सब ने चलना है रावलपिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेल मारे हो, तगड़े हो, मैं थोड़े प्यार दा, थोड़ी मोहब्बत दा शुक्रिया अदा करना सी बड़ा बड़ा। मैं बड़े थावां दे उत्ते रिसेप्शन वेखी है, पर जिहो जी रिसेप्शन जेलम च तुसी दित्ती है, स्वाद आ गया है। और दूसरी मैं तुहानू मुबारकबाद देनी है कि तुसी फवाद चौधरी वर्गा पुत्र इथों मुंतखब करके भेजिया है। ये तरक्याती फंड लेंदा रजदा नहीं, हालांकि पूरी गवर्नमेंट लुट के ले आया है जेलम दे विच। एक प्रोजेक्ट तुहाडा 45 अरब दा फिर लड़दा रहंदा है चीफ मिनिस्टर नाल सारे नाल जेलम वास्ते। ते तुहानू मुबारक होए, तुसी इहो जिहा नुमाइंदा जेलम तो इलेक्ट करके भेजिया है। खुशकिस्मत हो तुसी। पाकिस्तान जिंदाबाद, जेलम जिंदाबाद। दुनिया को ये बतलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेल वाले दिल खुश कर देता है, इसी तरह ही जीने का इंशाल्लाह थी आपने। तो मैं उम्मीद रखना कि असी सारे दीने में इससे बड़ा क्राउड बना दे। बहुत बहुत शुक्रिया थोड़े साहब दावण का। हम कोई गुलाम तो नहीं यार, ये दोस्त पुलिस वालों से बहुत गुजारिश है, आप लोगों ने बहुत अच्छी ड्यूटी की है, लेकिन जो हमारी खवातीन है, यार आप 1 मिनट ट्रैक बंद कर दो मेरी चाह।
ये जो खवातीन है ना, इनको एक सेफ रास्ता देना है यार। खवातीन को बिल्कुल एक सेफ रास्ता वॉल बना के। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। मज़ीद अच्छी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए पाल